हे गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और ना ही किसी भी अपने अपकमिंग वीडियो के ऊपर कोई भी अपडेट दिया है। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ। खैर, इन सब बातों को अलग रखते हैं और आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है एक स्पेशल टॉपिक पर कि हम जब भी कोई स्पेसशिप को लॉन्च करते हैं, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो असल में कितना फ्यूल लगता होगा ऑन एन एवरेज, और असल में क्या क्या टेक्निक्स सारे स्पेस एजेंसीज यूज़ करते हैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर इसरो का ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि हमने मिशन मंगल मूवी में देखा था। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। अब चाहे इस दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसीज हों, उनका अपना अपना टेक्निक्स होता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन जो मेन और सबसे बेसिक स्टेप होता है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, वो है अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाना। तो इसके लिए एक यूनिट निकाला गया है कि जब भी किसी भी कि हमें अगर किसी भी तरीके से अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करना है, तो हमें इस यूनिट को कि ये जो टाइम है इसे क्रॉस करना होगा, और ये है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है तो उसे इस 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को कि ये जो यूनिट है इसको पार करके ऊपर जाना होगा। और इसी स्पीड को अगर हम लेकर चलेंगे तो ये हम अर्थ की ग्रेविटी से बचकर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक स्टेप होता है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। तो इसरो में जब भी किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसके रॉकेट के अगल बगल एक स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं। अब हाँ, नासा के में नहीं होते, लेकिन जो मेनली रॉकेट को लॉन्च किया जाता है हैवी रॉकेट, तो अगर आप देखेंगे तो GSLV Mark 3 और PSLV के अगल बगल स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं। और ये तभी चालू होते हैं जब इसे ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जाया जाता है, क्योंकि जब भी हमें नीचे से ऊपर जाना रहता है तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ग्राउंड लेवल में सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है। मेनली जो रॉकेट्स होते हैं उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है तो वो ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो जाता है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेज ख़त्म होता है तो सेकंड स्टेज शुरू होता है। और उसके बाद जो थर्ड और फाइनल स्टेज होते हैं उसमें सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट पर फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जो PSLV है वो एक 4th स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी कि उस रॉकेट में जो कि हमारा इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें टोटल 4 स्टेज होते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट को दोनों पोल्स में सेलेक्ट कि शिफ्ट किया जाता है। अब इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट पर कुछ भी सुनाओ तो मैं आपको बता दूँ कि जो रॉकेट के जो स्टेजेस हैं ये रॉकेट पर खुद निर्भर करते हैं। अब जैसे कि नासा और फैल्कन 9 जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो ये 2 स्टेजेस रॉकेट होते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज सेपरेशन के बाद ये फाइनल स्टेज में ही जो सैटेलाइट है उसे ऑर्बिट पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इतने बेसिक नॉलेज के बाद अब हम अपने फाइनल टॉपिक पर आते हैं कि जब सैटेलाइट फाइनली ऑर्बिट पर चले जाता है तो उसके बाद उसका सफ़र कैसा होता है। तो अगर हम मिशन मंगल मूवी की बात करें तो उसमें हमने दिखाया गया था कि कैसे हम अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अर्थ की ग्रेविटी को तोड़कर एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर हम मंगल कि हमारे मार्स पर जाते हैं। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? तो ये सच में पॉसिबल है और इसरो ने ये कर दिखाया है। और ये टेक्निक कि पहली बार किसी स्पेस एजेंसी ने किया था। तो इसरो का जो सैटेलाइट मंगलयान फाइनली ऑर्बिट पे गया तो अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता था, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह आने के बाद उसमें जो थ्रस्टर्स थे वो ऑन होते थे, जिसके कारण जो हमारा मंगलयान है ये रिवॉल्व करते करते हायर एंड हायर ऑर्बिट पर जाता था। तो इसी के कारण वो धीरे धीरे करके अर्थ के ऑर्बिट से निकल गया और मार्स पर चला गया। और इससे कि ये जो बूस्ट रेजिंग टेक्निक होती है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट ऊपर एंड कि हायर एंड हायर ऑर्बिट पर जाता है, तो इसे असल में ऑर्बिटल मैन्यूवर कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। तो ये माना जाता है कि इसरो ने करीबन 7 के आसपास टोटल ये फायर किया था, तो तब जाके फाइनल इंजेक्शन में हमारा जो ये मंगलयान है ये मार्स के ऑर्बिट को पकड़ा था। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ बस कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो इसरो का मजाक बनकर रह जाता और यहाँ पर जो ये सैटेलाइट है ये मंगल में जाने की जगह चांद पर चले जाता। अब आपसे कहोगे कि ये चांद पर भी चले जाता तो हमारे लिए अच्छा ही होता, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए डिज़ाइन की गई है ये वहीं जाए तो ही बेहतर होता है। खैर, यहाँ पर अगर जो भी सैटेलाइट नॉर्मल हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन ये इसरो के लिए बहुत ही बड़ा मिशन था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे नासा की। तो नासा का जो स्पेस मिशन होता है वो हाई बजट स्पेस मिशन होता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो अपना रॉकेट डिज़ाइन किया था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था।
तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से इसरो ने ऑर्बिटल मैन्यूवर का इस्तेमाल करके एक सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाया था, तो नासा का कुछ अलग ही प्लान था। उन्होंने डायरेक्ट ही अर्थ से फायर किया रॉकेट को और वो डायरेक्ट ही मार्स पर जाके पहुंचा। अब मैं डायरेक्ट तो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मार्स में फायर किया और वो तुरंत जाकर पहुंच गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि मार्स अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात मानकर चलना होगा कि जो अर्थ और मार्स है ये दोनों ही स्टैटिक प्लैनेट नहीं है। इन दोनों की प्लैनेट को हमेशा से ही मूव करने की आदत है। मतलब कि जब से ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बनी है, तब से ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए आ रहे हैं सन से। तो जब सन के अराउंड दोनों ही प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो अगर हम अर्थ से कोई भी रॉकेट छोड़ेंगे तो उसे मार्स का पीछा करते करते तो सालों लग जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। हम प्लैनेट अर्थ को ए मान के चलते हैं और प्लैनेट बी मार्स को मान लेते हैं। तो प्लैनेट ए और प्लैनेट बी जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो प्लैनेट ए से अगर हम रॉकेट छोड़ेंगे तो वो मार्स के पीछे पीछे तो मतलब कि सालों भर चलेगा ही, लेकिन वो मार्स कभी पहुंचेगा नहीं। हो सकता है उसे मिस भी कर दे। तो जब प्लैनेट ए और बी दोनों ही अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का डिस्टेंस काफ़ी क्लोज होगा। तो इसी डिस्टेंस से थोड़ी देर पहले ही रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो जिसकी वजह से जब उसका जो सैटेलाइट है वो मार्स के ऑर्बिट को, मतलब कि मार्स की ग्रेविटी को पकड़ लेता है और मार्स के ऑर्बिट में चले जाता है। उसके बाद वो मार्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसी तरीके से सैटेलाइट फाइनली मार्स तक पहुंच जाता है और हमें वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बता देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।